Hi dear students, Assalamu alaikum. I'm Mr. Rehman Sumro, Assistant Professor of Commerce at Islamabad College for Boys G63 Islamabad. This is my first lecture on the subject of banking for the students of second year commerce group. And the topic that we are going to cover in this video is definition of bank and evolution of banking. This topic also belongs to the students of BS Commerce and Business Administration, studying the subject of money and banking. इन द वेरी बिगिनिंग लेट मी टेल यू कि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि एक तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बैंकिंग और मनी इन बैंकिंग सब्जेक्ट्स का कवर करने जा रहे हैं। एक और बात है जो इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा खास बना देती है, वो ये है कि एट द एंड ऑफ लेक्चर आपको एक एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट दिया जाएगा। आप उस टेस्ट को हल करके अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को चेक कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि आपका मेमोरी पावर कितना है, आपका कंप्रीहेंशन पावर कैसा है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने इस लेक्चर को गौर से देखना है, चीजों को समझना है, ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद रखना है, रिटेन करना है और उसके बाद एट द एंड ऑफ लेक्चर आपने उस टेस्ट को हल करना है। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ बैंक से। And here is the first definition by Professor Crowther. A bank is an institution which gets loans, lend and in this way creates credit money. बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा इदारा है जो लोन देने के लिए लोन लेता है और इस तरह क्रेडिट मनी की क्रिएशन होती है। अच्छा, क्रेडिट क्रिएशन है क्या? व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन? क्रेडिट क्रिएशन वो सिचुएशन है जिसमें बैंक्स अपने कस्टमर्स को लोन देती हैं, जिसके नतीजे में मनी सर्कुलेशन जो है, मनी इन सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरे अल्फाज में ये एक ऐसा खास पावर होता है जिसके थ्रू बैंक्स लोन्स और एडवांसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। In the words of Mr. Parking, a bank is a firm that takes deposits from households and firms and makes loans to other households and firms. बैंक एक ऐसा फर्म है जो हाउस होल्ड्स और फर्म से डिपॉजिट्स लेता है और दूसरे हाउस होल्ड्स और फर्म्स को लोन देता है। And let's see how Sir John Paget defines bank. He writes, bank is such a financial institution which collects money in current saving or fixed deposit account, collects checks as deposits and pays money from the depositors accounts through checks. बैंक एक ऐसा मालियाती इदारा है जो करंट सेविंग या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में पैसे कलेक्ट करता है, चेक्स डिपॉजिट्स के तौर पे कलेक्ट करता है और चेक्स के जरिए ही डिपॉजिटर्स के अकाउंट में से पैसे अदा करता है। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स होते हैं जो आप इसी सब्जेक्ट में आगे चलकर पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे करंट पीएलएस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट या जिसको फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भी कहा जाता है। लोग ये अकाउंट्स खुलवाकर उनमें अपनी सेविंग्स रखते हैं, डिपॉजिट करते हैं। दूसरी बात इस डेफिनेशन में ये कही गई है कि चेक्स को डिपॉजिट्स के तौर पे कलेक्ट करता है। इसका मतलब ये होगा कि जब आपको कोई पेमेंट चेक्स के थ्रू करता है तो आप वो चेक्स अपने बैंक में जमा करवा देते हैं। बैंक आपके बिहाफ पे वो पैसे कलेक्ट करके आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देता है। और लास्ट बात इस डेफिनेशन में ये कही गई है कि अगर आप किसी को पेमेंट चेक्स के थ्रू करते हैं, मिसाल के तौर पे यूटिलिटी बिल्स को पे करते हैं, तो आपका बैंक आपके बिहाफ पे आपके अकाउंट में से वो पैसे पे कर देता है। अब इन तीनों डेफिनेशंस को इस फिगर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। And for this, let me take a laser pointer to make you understand in a better way. Okay, here it is. Dear students, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि सेवर्स, इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस। इंडिविजुअल्स वो इंडिविजुअल्स जो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचा लेते हैं, वो खर्च नहीं करते। उसी तरह बिजनेस कंसर्न्स या कंपनीज भी अपनी इनकम का, नेट इनकम का कुछ हिस्सा रिटेन कर लेती हैं, मतलब अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। अगर वो एक
पार्टनरशिप फर्म है तो वो अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती कुछ हिस्सा और अपने पास रिटेन कराती है। तो इस तरह से जो सेविंग्स उनके पास हो जाती है वो डिपॉजिट करती है अपने रिलेवेंट बैंक अकाउंट्स में, और इस तरह बैंक्स के पास एक हैंडसम अमाउंट आ जाता है। अच्छा, यहां तक तो आपने बात समझ ली। अब मैं एक और बात आपको बताने जा रहा हूं दैट इज वेरी मच रिलेवेंट टू दिस टॉपिक और दिस पॉइंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हर मुल्क में एक सेंट्रल बैंक होता है जिसका काम होता है उस कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को या बैंकारी निजाम को कंट्रोल करना और रेगुलेट करना। पाकिस्तान में जो सेंट्रल बैंक है उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। सेंट्रल बैंक के मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, उनमें से एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। मॉनेटरी पॉलिसी मनी से रिलेटेड होती है और इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि मनी इन सर्कुलेशन को एक्सपेंड किया जाए या उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, और मुख्तलिफ मेजर्स लिए जाते हैं। यहां पे ना तो हमने मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करना है और ना ही सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस को डिस्कस करना है। यहां पे तो सिर्फ हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक पॉइंट को डिस्कस करना है जो मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है और इस टॉपिक से रिलेटेड है, और वो है मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है? ये एक रेगुलेशन है, एक ऑर्डर है बाय द सेंट्रल बैंक ऑन द बैंक्स ऑफ दैट कंट्री कि बैंक्स को जितने भी डिपॉजिट्स मिलते हैं वो रिसीव करते हैं, उन सारों को एज अ लोन नहीं दे देना, बल्कि उसका कुछ हिस्सा जो है अपने पास रिटेन करना है, अपने पास रखना है, ताकि वो अपने कस्टमर्स यानी अकाउंट होल्डर्स को या उनकी डिमांड और नीड्स को मीट कर सकें, पूरा कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जितने भी अकाउंट होल्डर्स होते हैं वो टाइम बाय टाइम अपने अकाउंट से विथड्रॉ करते रहते हैं। अगर बैंक्स के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो कैसे विथड्रॉ करेंगे पैसा? यहां तक आपने बात समझ ली। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि बैंक्स जो है उन पैसों का, उन डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा अपने पास रखकर अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ सेंट्रल बैंक जितना एडिशनल पैसा उनके पास बचता है वो उन लोगों को दे देते हैं जिनको उन पैसों की जरूरत होती है एज अ लोन। ठीक है। अच्छा, ये बारोवर्स कौन होते हैं? बारोवर्स कंज्यूमर्स और बिजनेसेस होती हैं। अच्छा, कंज्यूमर्स तो वो चीजें परचेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास लिमिटेड पैसे होते हैं या कम पैसे होते हैं या कम या होते ही नहीं है। ये लोन लेके बैंक से वो चीजें परचेस करते हैं। अच्छा, चीजें कोई भी हो सकती हैं, घर में इस्तेमाल करने वाली भी चीजें हो सकती हैं जैसा कि फ्रिज, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, इवन ईटेबल चीजें भी परचेज की जाती हैं। आपको पता है कि जब आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो कोई भी चीज आप परचेज कर सकते हैं। इसी तरह जो बिजनेसेस होती हैं या बिजनेस कंसर्न्स होती हैं वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है, यहां तक तो आपने बात समझ ली। अच्छा, इस लाइन के नीचे वाली बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, बैंक्स अपने बारोवर्स के लिए क्रेडिटर्स होते हैं और बारोवर्स बैंक्स के लिए डेटर्स होते हैं। जब ये बारोवर्स अपने लोन को रीपे करते हैं, मतलब वापस करते हैं, तो उसके साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करते हैं। ठीक है, और उसी तरह बैंक्स भी अपने क्रेडिटर्स को, मतलब अकाउंट होल्डर्स को, सूद समेत पैसे वापस करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट बात है यहां के आपको बताना वो ये है कि जो इंटरेस्ट बैंक्स अपने अपने डेटर से लेते हैं वो इंटरेस्ट ज्यादा होता है उस इंटरेस्ट से जो बैंक्स अपने क्रेडिटर्स को देते हैं। ठीक है, और इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस होता है वही बैंक्स के लिए इनकम होती है। ठीक हो गया। अब मैं यही बात एक मिसाल के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। सपोज करें जो इंटरेस्ट रेट जिसके ऊपर बैंक ने अपने बारोवर्स को लोन दिया था वो था 20%, और जिस रेट पे बैंक्स ने अपने सेवर्स से लोन लिया था वो था 8%, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस बनता है वो 12% होता है। तो ये जो 12% है ये बैंक्स के लिए इनकम है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेक्चर के दूसरे पार्ट में दाखिल हो चुके हैं जिसमें हम एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग को स्टडी करेंगे। बैंकिंग की इर्तिका के मुख्तलिफ मराहल को बड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहली पॉइंट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है ओरिजिन ऑफ द वर्ड बैंक।
मैं आपको बताता चलूं कि स्कॉलर्स किसी एक राय पे मुत्तफिक नहीं है। बहरहाल दो राय बड़ी मशहूर हैं, तो मैं दोनों आपके साथ शेयर करता हूं। पहली राय तो यह है कि द वर्ड बैंक हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंक और इटालियन वर्ड बैंको, और दोनों की मीनिंग जो है वो एक ही है, वो है बेंच। डियर स्टूडेंट, जमाने कदीम में सौदागर या जरगर बेंच पे बैठ के जर का लेन देन क्या करते थे, और बैंकर अपने इब्तदाई दौर में सिर्फ जर के लेन देन तक महदूद हुआ करती थी। अगर कोई जरगर या सौदागर अपनी वाजबात अता करने में नाकाम हो जाता था, तो उनके कस्टमर्स तेज में आके, गुस्से में आके उनके बेंचेस को तोड़ दिया करते थे। इस तरह इंग्लिश का एक और वर्ड बैंकरप्ट, जिसकी मायने है दिवालिया, वो इटालियन दो वर्ड्स को मिला के एक बैंको और दूसरा रप्टा, उनसे अखज किया गया है। दूसरी राय यह है कि वर्ड बैंक जर्मन वर्ड बैंक BANC से अखज किया गया है, जिसकी मायने है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब हम बैंकिंग की इवोल्यूशन के जो है तारीखी पस मंजर को देखेंगे। तो पहले हम स्टडी करते हैं बेबीलोनिया को, मेसोपोटामिया, जो जिसको हम जदीद दौर में इराक कहते हैं। उसमें 2000 साल कबल मसीह बैंकिंग एग्जिस्ट किया करता था, उसके शवाहिद मिले। 1728 1728 to 1686 BCE, बिफोर कॉमन एरा, एक बादशाह थे किंग हमूराबी। उनका एक बड़ा रोल था इस हवाले से। उन्होंने लेंडिंग इन बारोइंग के लिए मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे। उनमें एक ये था कि उन्होंने लोन पे 33.3% इंटरेस्ट रेट लागू कर दिया था, फिक्स कर दिया था। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये थी इस दौर में कि ये जो अग्रीमेंट होते थे बारोइंग और लैंडिंग ऑफ मनी, वो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे, उनको लिखा जाता था, मट्टी के टैबलेट्स बना के उनके ऊपर लिखा जाता था। अच्छा, उसके बाद जब इराक से ज्यूज को एग्जाइल किया गया, उनको जलावतन किया गया इन 5th सेंचुरी BC, तो ये बिजनेस तकरीबन खत्म सा हो गया और ये ज्यूज इराक से निकल के दूसरे ममालिक में जाके सेटल हो गए। उनमें से एक मुल्क था ग्रीस, जिसमें वो सेटल हुए और उसी बिजनेस को उन्होंने कंटिन्यू रखा। वो अपने टेंपल्स को बैंक्स की तरह यूज किया करते थे। और ये याद रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आम लोगों को कर्जा नहीं दिया करते थे, ये स्टेट को कर्जा दिया करते थे, अमीर लोगों को कर्जा दिया करते थे। ठीक है, ये दौर था 433 टू 427 BC, और उसके लिए एक मैंने हवाला भी दे दिया यहां पे। सबसे ज्यादा जो टेंपल्स मशहूर थे वो इफेसस, सामोस और डेल्फी शहरों में मौजूद थे। रोम, अच्छा, रोम मुल्क में 300 साल कबल मसीह बैंकिंग एक्टिविटीज के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। एक स्कॉलर है पार्कर, वो कहते हैं कि रोमन एम्पायर ने कैपिटलिज्म के स्प्रेड का वर्षा ग्रीस से लिया है। अच्छा, एक बड़े इंपॉर्टेंट बादशाह थे रोमन एम्पायर के, वो थे अगस्टस, 27 BC टू 14 AD। उन्होंने एक इदारा कायम किया जो डिपॉजिट्स लेता था और उसे पे बैक भी करता था। उस बादशाह का नाम था अगस्टस। 12th सेंचुरी AD में हम इटली में देखते हैं कि वहां पे बैंकिंग सिस्टम बड़ा एक्सपेंड हुआ, बड़ा फला फूला, उसके हमें बहुत ज्यादा विटनेसेस मिलते हैं। इन 1157 पहला बैंक वेनिस शहर में एस्टैब्लिश किया गया, जिसका नाम रखा गया बैंक ऑफ वेनिस। और ये याद रखें कि ये द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड का पहला पब्लिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। इन 1587 दूसरा एक बैंक
जो है वो एस्टैब्लिश किया गया, जिसका नाम रखा गया बैंको डी रियाल्टो। नेदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी कहा करते थे, उसका पहला नाम हॉलैंड था, उसमें बैंक ऑफ एम्स्टर्डम 1609 में वजूद में आया। इंग्लैंड में 1694 में द बैंक ऑफ इंग्लैंड को एस्टैब्लिश किया गया, सेटअप किया गया। इन 1758 में उसकी करेंसी नोट्स की जो है वो इजारादारी कायम की गई। अब हम बढ़ते हैं सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया की तरफ। इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में हम देखते हैं कि बिल्कुल बेबीलोनिया की तरह 2000 बीसी में हमें एविडेंसेस मिलते हैं लैंडिंग ऑफ मनी के। और यहाँ पे ज्यूज तो नहीं थे, लेकिन यहाँ पे हिंदू साहूकार, महाजन और सेट्स वगैरह मनी लैंडिंग किया करते थे। आगे चलकर तुगलक डायनेस्टी में, तुगलक डायनेस्टी के एक बादशाह थे मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इन सब कॉन्टिनेंट टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाया। और ये करेंसी रॉयल मिंट से इशू की जाती थी। और ये याद रखें कि ये स्कीम उनकी फेल हुई दूसरे स्कीमों की तरह, लेकिन ये एक अनोखे किस्म का एक तजुर्बा था। उसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करने में शेरशाह सूरी और मुगल एम्परर्स का बड़ा हाथ है। मॉडर्न बैंकिंग का यहां पे सब कॉन्टिनेंट में जो आगाज हुआ वो बैंक ऑफ कलकत्ता के एस्टेब्लिशमेंट से हुआ। इसको एस्टेब्लिश किया गया 1809 एडी में। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा प्रोफेसर जी क्राउथर की रिसर्च के बारे में कि वो क्या कहते हैं बैंकिंग सिस्टम की इर्तिका के बारे में। वो अपनी बुक एन आउटलाइन ऑफ मनी में लिखते हैं कि मॉडर्न बैंकर्स के 3 एंसेस्टर्स हैं। पहले तो है मर्चेंट्स, सौदागर। ये बिल्कुल ही पहली स्टेज थी। ये मर्चेंट्स या ट्रेडर्स खरीदो फरोख्त किया करते थे, मतलब ट्रेडिंग करते थे। सामान एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह फरोख्त किया करते थे, दूसरे ममालिक में जाके या दूसरे शहर में जाके फरोख्त किया करते थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौर में जब सोने और चांदी के सिक्के हुआ करते थे और जब डाकुओं की लूटमार बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो उस दौर में ये कीमती धातु की अशरफियां साथ ले जाना कितना रिस्की हुआ करता था। तो इस रिस्क को खत्म करने के लिए बड़ी रेपुटेशन वाले मर्चेंट्स दूसरे मर्चेंट्स या ट्रेडर से वो नकदी या सोना चांदी अमानत के तौर पे लेके या एक्सेप्ट करके उनके बदले में रिसीट्स या लेटर्स उन्हें इशू करते थे। उन रिसीट्स या लेटर्स का वैल्यू ये था कि उनको मनी ही तस्वर किया जाता था। डियर स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि जो मनी ट्रांसफर के लिए दो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं आजकल के दौर में, हुंडी और बैंक ड्राफ्ट। इनके फोर रनर्स भी यही मर्चेंट्स हैं। अच्छा, मैं इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो बता दूं कि किस तरह इनकी इब्तिदा हुई, हुंडी और बैंक ड्राफ्ट की। इन सौदागरों ने गैर ममालिक के ताजरों को अदायगी के लिए तहरीरी इजाजतनामे जारी किए और उन ममालिक में अपने जाने वालों और दोस्तों को हिदायत दी। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो इराक से निकले थे यहूदी, वो मुख्तलिफ ममालिक में बस गए थे, तो उनके रिश्तेदार हर मुल्क में तकरीबन मौजूद थे, यूरोपियन कंट्रीज में। तो वो उन ममालिक में अपने जाने वालों और दोस्तों को हिदायत देते थे वो तहरीरी इजाजतनामे दिखाने वालों को एक मुकर्ररा रकम अदा करें, मतलब जो स्पेसिफाइड अमाउंट उसमें लिखा जाता था वो उनको अदा कर दें। बाद अज़ां उन इजाजतनामों और पर्चियों ने बैंक ड्राफ्ट और हुंडी की शिकल अख्तियार की। डियर स्टूडेंट्स, बैंकिंग की इर्तिका के दूसरे मरहले में जिन लोगों के किरदार को प्रोफेसर जी क्राउथर ने फाइंड आउट किया वो थे गोल्ड स्मिथ, सोनार। सोनार बहुत ही फाइनेंशियली साउंड लोग थे
अमीर थे, वो लोगों से कीमती अशिया, सोने और चांदी के पैसे अपने सेफ कस्टडी में रखते थे। उनको यहाँ पे खास तौर पे सब कॉन्टिनेंट में सेठ कहा जाता था। और सेफ कस्टडी में रखने के बाद उसके बदले में रसीदें इशू की जाती थी, रिसीट्स इशू की जाती थी। उन रिसीट्स को दिखा के वो अपनी अमानतें वापस ले जा सकते थे। वो जो रसीदें थी वो इवन मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मीन ऑफ पेमेंट के तौर पे भी यूज होती थी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मॉडर्न बैंक नोट है ये गोल्ड स्मिथ से उसके फोर रनर्स हैं। और थर्ड एंड लास्ट स्टेज में जिन लोगों का किरदार है वो थे मनी लेंडर्स। ये मनी लेंडर्स वही गोल्ड स्मिथ थे जो पहले अमानतें अपने पास रख के उसके बदले में रिसीट्स दिया करते थे। लेकिन बाद में उनको एक ख्याल आया कि जो अमानतें उनके पास पड़ी हैं वो तो फुजुल में पड़ी हैं, आइडल पड़ी हैं, क्यों ना उनको यूज किया जाए, आगे लोन के तौर पे दे दिया जाए ताकि उसके ऊपर मुनाफा कमा सकें। ठीक है, तो उसका जो है स्मॉल पोर्शन अपने पास रखी, बाकी जो एडिशनल हिस्सा था, जिस तरह से आजकल का जो मॉडर्न बैंक करता है जिस तरह, उसी तरह थोड़ा अमाउंट अपने पास रख के ताकि कस्टमर्स की डिमांड को मीट कर सके, बाकी हिस्सा एज अ लोन दे दिया करते थे। ठीक है, और इवन उन्होंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी देना शुरू कर दी अपने डिपॉजिटर्स को। डियर स्टूडेंट्स, इसका नतीजा ये निकला कि वो बैंकारी निजाम, जो उस वक्त का बैंकारी निजाम था, वो बिल्कुल कंफ्यूज सा हो गया, कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया। क्योंकि जब उन्होंने बैक वक्त में रिसीट्स भी देना शुरू कर दी और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी देना शुरू कर दी, तो ये लाजमी सी बात थी कि वो अपने वाजिबात अदा करने में नाकाम होते। और ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से वो बैंकिंग निजाम, उस वक्त का बैंकिंग निजाम फेल हो गया और लोगों में मायूसी फैल गई। डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करने के हवाले से स्टेप्स लेने के लिए सोचा गया। और आपने इंग्लिश मुहावरा तो सुना होगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत इजाद की मां होती है। तो इसी असना में फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूरम्बर्ग शहर में एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई 1548 में, जिसमें स्टेट के ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई कि वो बैंकिंग और टेक्निक में बेहतरी लाए। और इसका नतीजा यह निकला कि दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक, रिक्स बैंक, स्वीडन में एस्टेब्लिश किया गया इन 1668 एंड इन 1694 बैंक ऑफ इंग्लैंड वजूद में आया। इस तरह 19th सेंचुरी में मॉडर्न कमर्शियल बैंकिंग का आगाज हो चुका था। अब तो ईयर 2020 चल रहा है, इसमें कमर्शियल बैंक्स की एक्टिविटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि इसको मल्टी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, जैसा कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, टेली बैंकिंग, एटीएम, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, कस्टमर केयर सर्विसेज, चेकबुक फैसिलिटी और बहुत ज्यादा। जैसा कि एक्सटर्नल ट्रेड के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा पहले तो सिर्फ एक ही तरह के लोन दिए जाते थे, अब बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स दिए जाते हैं अपने कस्टमर्स को, जैसा कि इंडस्ट्रियल लोन्स, एग्रीकल्चरल लोन्स, पर्सनल लोन्स, मॉर्गेजेस, लीजिंग और बहुत सारे, जैसा कि पेडे लोन्स और मेनी मोर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमारा लेक्चर खत्म हुआ। ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर, बड़ी डिटेल में हम एक एक चीज को डिस्कस किया है, डेफिनेशन को, एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग को। अब यहां पे जैसा मैंने आपको बताया था कि एट द एंड ऑफ लेक्चर आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा।
तो वो टेस्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. गेट रेडी फॉर इट. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द बुक एन आउटलाइन ऑफ मनी was authored by Sir John Paget, Mr. Parking, Samuelson, Crowther. इन आउटलाइन ऑफ मनी बुक किसने लिखा है? उसका आंसर है क्राउथर, प्रोफेसर जी क्राउथर. Second question. Some authors opine that the word bank has been derived from dash word banco, which means bench. कुछ स्कॉलर्स ओपाइन करते हैं, उनका ख्याल ये है कि बैंक, जो वर्ड बैंक है, वो एक लैंग्वेज, किस लैंग्वेज के वर्ड बैंकों से लिया गया है, अखज किया गया है, जिसकी मायने बेंच है. ग्रीक, इटालियन, जर्मन और इंग्लिश? The right answer is Italian. Third, the relationship between account holder and bank is how? Debtor and creditor, creditor and debtor, owner and employee, or none of these. अच्छा, अकाउंट होल्डर और बैंक के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? The right answer is creditor and debtor. Fourth question. Name the Sultan of Delhi who introduced token currency for the first time in subcontinent. वो कौन सा सुल्तान था दिल्ली का जिसने पहली मर्तबा टोकन करेंसी यहां पे इंट्रोड्यूस करवाई सब कॉन्टिनेंट पे? मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, शेरशाह सूरी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी? Yes, it is Muhammad bin Tughlaq who introduced token currency. First and oldest central bank of the world is Dash. It was established in 1668. दुनिया का पहला और सबसे पुराना सेंट्रल बैंक कौन सा है? और इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई 1668 में. बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ कलकत्ता, स्वीडिश रिक्स बैंक, बैंको डी रियाल्टो? द करेक्ट आंसर इज स्वीडिश रिक्स बैंक. The forerunners of the modern banknote are considered to merchants, goldsmiths, money lenders और bankers. मॉडर्न बैंक नोट के फोररनर्स किसको समझा जाता है? Goldsmiths are the forerunners of modern banknote. Bank of Venice, the first public banking institution, was set up in 1157, 1587, 1609, 1694. The right answer is 1157. And the last question is, Dash are considered as the founders of modern banking. Muslims, Christians, Hindus, or Jews? Yes, the right answer is Jews, who are considered as the founders of modern banking. Thank you, dear students, for watching this video. You can give your feedback in comment section. Like and share this video with all your friends.